आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास क्या है, सब चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो बात की जाए प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या नाम है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। तो बात आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल के मनुष्यों को, जिस काल के मानवों को ना तो लिखने और ना ही पढ़ने का ज्ञान था, उस काल के मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ठीक, अगला क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब इस काल में ना लोग पढ़ना जानते थे और ना लिखना जानते थे। आज क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो जिस काल के मनुष्य लिख तो लेते थे लेकिन अपने लिखे हुए चीज को पढ़ नहीं पाते थे, उस काल के मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, अगला क्या है? ऐतिहासिक काल। जिस काल के मनुष्य पढ़ना लिखना भी जानते हैं और साथ साथ लिखे हुए चीज को पढ़ना भी जानते हैं, उस काल के मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब बात किया जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा की दृष्टि से, प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा की दृष्टि से 3 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक, पहला क्या है? पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। फिर इस पुरापाषाण काल को सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कैटेगरी में बांटा गया, डिवाइड किया गया। पहला क्या है? न्यून पुरापाषाण काल। अगला क्या है? मध्य पुरापाषाण काल। अगला क्या है? उच्च पुरापाषाण काल। ठीक, तो हम लोग मतलब जो पुरापाषाण काल हुआ, पुरापाषाण काल कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। इसको कितने भाग बांटा गया? 3 भाग में। पहला क्या है? निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरा क्या है? उच्च पुरापाषाण काल। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में बात किया जाए, पूछा जाता है कि मनुष्यों ने, मानवों ने निम्न पुरापाषाण काल में आग का खोज कर लिया था। पूछा जाता है कि मनुष्यों ने आग का खोज किस काल में किया था? तो मनुष्यों ने आग का खोज निम्न पुरापाषाण काल में किया था। किस काल में? निम्न पुरापाषाण काल में। तो बात की जाए निम्न पुरापाषाण काल की, तो निम्न पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे वो लोग जानवरों को मारने के लिए पत्थर का औजार बनाते थे। पत्थर के कई प्रकार के उनको डिजाइन दे करके विशेष प्रकार क्या बनाते थे? औजार बनाते थे। उस समय मनुष्यों को, मानवों को लोहा या तांबा धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक, तो वो लोग जानवरों को मारने के लिए क्या, जानवरों को मारने के लिए पत्थर के विशेष प्रकार के औजार बनाते थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्यों ने कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खंडक और पेबुल नामक ये सभी क्या बनाए? ये सभी क्या थे? औजार थे। जानवरों को मारने के लिए क्या थे? औजार थे। और ये सभी चीज किससे बने हुए थे? पत्थरों से बने हुए थे। कुल्हाड़ी भी था, कुल्हाड़ी भी औजार था, किससे बना हुआ था? पत्थर से। उसी प्रकार से बिदाड़ी, खंडक, पेबुल सभी क्या बने हुए थे? सभी पत्थर से बने हुए थे। अगला है मध्य पुरापाषाण काल। तो मध्य पुरापाषाण काल के बारे में ज्यादा गतिविधियों का साक्ष्य नहीं मिला है। इतिहासकार के लोगों ने क्या किया? इसके बारे में साक्ष्य ढूंढा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा साक्ष्य, ज्यादा प्रमाण नहीं मिला है। किसके बारे में? मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। अगला क्या है? उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, तो इस काल में मानवों ने दीपक का उपयोग करना सीख लिया। मतलब यहाँ पर आग का खोज सीखे, आग का आविष्कार किए इन्होंने। और यहाँ पर दीपक जलाना, अपने घरों में रात के समय उनको कुछ दिखता नहीं था, वो लोग क्या बनाने लगे? दिया बनाने लगे। क्या बनाने लगे? दिया बनाने लगे। तो दीपक का क्या किए? उपयोग करना सीख गए। कहाँ के लोग? किस काल के लोग? उच्च पुरापाषाण काल के लोग। आगे क्या है? इस काल के लोग युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियों का, इनको क्या मिला है? इस काल के लोग युद्ध करते थे और यहाँ पर नृत्य की गतिविधियां मिली हुई है, अर्थात ये लोग डांस भी करते थे। किस काल के लोग? उच्च पुरापाषाण काल के लोग। तो युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियों का प्रमाण मिला हुआ है।
ठीक, साक्ष्य मिला हुआ है किस काल से? उच्च पुरा पाषाण काल से। आगे रंग एवं चित्रकारी, ये लोग जो मकान बनाते थे उसमें देखा गया है कि उच्च पुरा पाषाण काल के लोग जो मकान बनाते थे उस मकान में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रंग एवं चित्र क्या बनाते थे लोग, मकान बना के उसमें चित्र बना देते थे। तो रंग एवं पेंटिंग का कार्य मिला हुआ किस काल से? उच्च पुरा पाषाण काल से। आगे बेलन घाटी के लोहदा नाले से, बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी का साक्ष्य मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। अगर बात की जाए मानो प्राचीन काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। प्राचीन काल के लोग ठीक मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मातृ देवी का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? बेलन घाटी के लोहदा नाले से। किस काल का है साक्ष्य? उच्च पुरा पाषाण काल का। अगला क्या है? एमपी के सिंधी जिले से पूजा का साक्ष्य मिला हुआ है। एमपी का जिला क्या है? मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम क्या है? सिंधी। क्या नाम है? सिंधी। तो सिंधी से क्या मिला हुआ है? पूजा का साक्ष्य मिला हुआ। क्या मिला? पूजा का साक्ष्य मिला हुआ है। अर्थात उच्च पुरा पाषाण काल के लोग पूजा पाठ भी करते थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो था, मनुष्यों ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन का, अर्थात मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो पशु पालना शुरू कर दिए थे। तो पूछा जाता है कि मनुष्यों द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? मनुष्यों द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। तो मनुष्य लोग मध्य पाषाण काल में मनुष्य लोग कुत्ते का अपना पालतू जानवर बनाने लगे। इससे क्या होता था? अगर रात के समय उनके घर में या कोई जानवर, जंगली जानवर अटैक करता था तो कुत्ता वहां क्या करता था? उनकी रक्षा करता था, उनकी सेफ्टी करता था, चिल्लाता था, भौंकता था। इसीलिए इस काल के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग कुत्ते का अपना पालतू जानवर बनाना शुरू कर दिए। ठीक, तो मनुष्यों द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। और अंतरिक्ष में जाने वाला, अगर बात की जाए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता ही था। क्या था? कुत्ता ही था। आगे तो मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? एमपी के आदमगढ़ से। कहाँ से? एमपी के आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के कहाँ से? आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला हुआ है। और राजस्थान के बागौर जिले से, कहाँ से? राजस्थान के बागौर जिले से क्या? मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला हुआ है। और प्रतापगढ़ के, कहाँ से? प्रतापगढ़ के सराय नहर और मल्दहा से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो प्रतापगढ़ के सराय नहर और मल्दहा से क्या मिला हुआ है? गर्तावास का साक्ष्य मिला हुआ है। वहां से क्या मिला हुआ है? बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, कहाँ से? प्रतापगढ़ के मल्दहा से। सब किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। आगे हम लोग आते हैं कहाँ? नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। तो धीरे धीरे मनुष्यों में क्या हुआ? धीरे धीरे मनुष्यों में विकास एवं वृद्धि क्या हुआ? बढ़ोतरी होता चला गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया मनुष्यों में विकास होता गया, उनकी बुद्धि बढ़ती गई। तो लोग नव पाषाण काल में मनुष्य बहुत आगे जा चुके थे। तो नव पाषाण काल में मनुष्यों ने आग का व्यापक उपयोग करना सीख लिया था। इस काल में निम्न पुरा पाषाण काल में मनुष्यों ने आग की खोज किया। अर्थात इस काल में जब मानो कोई जानवर जंतु मारता था उसको कच्चा ही खाता था, उसको पका के नहीं खाता था। लेकिन नव पाषाण काल में मनुष्यों को इतना जानकारी प्राप्त हो गई, इतना ज्ञान हो गया कि आग जो जानवर है उनको पका के खाया जाएगा, थोड़ा क्या लगेंगे? स्वादिष्ट लगेंगे। तो आग का उपयोग, व्यापक उपयोग मनुष्यों ने किस काल में सीखा? नव पाषाण काल में। ठीक, तो आग का खोज हुआ था निम्न पुरा पाषाण काल में, और आग का व्यापक उपयोग कब हुआ? नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया। और वो लोग मनुष्यों द्वारा, हम लोग जानते हैं मनुष्यों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? जौ। और दूसरी कौन थी? गेहूं। क्या थी? गेहूं। मनुष्यों द्वारा पैदावार की गई पहली फसल कौन थी? जौ थी। और दूसरी कौन थी? गेहूं थी।
ठीक। और मनुष्य इस समय नवपाषाण काल में मनुष्य फसल की पैदावार करता था और साथ साथ मिट्टी के बर्तनों में उन फसलों का, उन अन्नों को क्या करता था, संग्रह करता था, स्टोर करता था, अर्थात भंडारण करता था, उनको रख लेता था अपनी आवश्यकता के अनुसार। और साथ साथ नवपाषाण काल में मनुष्य पहिए का आविष्कार कर लिया, यांत्रिक लेवर प्रणाली क्या कर लिया, आविष्कार कर लिया। ये लोग, इस काल के लोग जब जंगलों में किसी जानवर को मारते थे तो जानवर क्या होता था, बहुत भारी भरकम होता था। तो इस काल के लोग क्या किए, पत्थर का पहिया बनाए, उसमें लकड़ी से फिट कर दिए और जो जानवर मारते थे उसको उस पर लाद करके अपने घर पर लाते थे। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। आगे है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। मान लो कोई मालिक है, ठीक, मालिक जो कुत्ता उनके साथ मालिक का दोस्ती है, मालिक कुत्ते दोस्ती है। जब किसी कारण से मालिक का देहांत हो गया, मालिक मर गया, तो जब कुछ समय बाद जब कुत्ता मरता था तो जिस स्थान पर मालिक को दफनाया गया होता था उसी स्थान पर, उसी के ऊपर कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, कश्मीर के बुर्ज होम से, ठीक। तो कहाँ से मिला हुआ है, नवपाषाण काल से। कहाँ से, नवपाषाण काल से। आगे है, बिहार के चिराग से नवपाषाण काल का हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर जानवरों का, मनुष्यों का क्या प्राप्त हुआ है, हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस काल से, नवपाषाण काल से। अगला क्या है, कृषि का साक्ष्य। बात किया जाए नवपाषाण काल में कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कहाँ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है, खेती का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से, पाकिस्तान से। कहाँ से, पाकिस्तान से। अगला क्या है, बात किया जाए कि नवपाषाण काल में विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस देश से प्राप्त हुआ है, तो फिलीपींस से। कहाँ से, फिलीपींस से। तो विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, फिलीपींस से। आगे बात आते हैं इलाहाबाद के कोल्ढिवा से नवपाषाण काल का, इलाहाबाद के कोल्ढिवा से धान का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, इलाहाबाद के कोल्ढिवा से क्या मिला हुआ है, धान का साक्ष्य मिला हुआ है। इसको हम लोग बाद में कहने लगे संत कबीर नगर। इलाहाबाद में क्या स्थान है, संत कबीर नगर। कोल्ढिवा को क्या कहते हैं, संत कबीर नगर। तो वहां से क्या प्राप्त हुआ हमें, धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आज इलाहाबाद हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज। किस नाम जानते हैं, प्रयागराज के नाम से। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रयागराज से क्या प्राप्त हुआ हमको, प्रयागराज के संत कबीर नगर से धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे है, रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं। फादर ऑफ प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को। किसको, रॉबर्ट ब्रुसफुट को। आगे कौन है, गार्डन चाइल्ड महोदय। कौन, गार्डन चाइल्ड महोदय एक ऐसे इतिहासकार थे। गार्डन चाइल्ड महोदय ने देखा कि नवपाषाण काल में बहुत ज़्यादा क्रांति हुआ, बहुत ज़्यादा मनुष्यों में बदलाव हुआ, उनकी बुद्धि में, उनके विकास में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को नवयुग, एक नए युग और नव क्रांति की संज्ञा से क्या किया, इसको पुकारा। किसने पुकारा, गार्डन चाइल्ड महोदय ने। आगे हम लोग पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा क्या है, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के होते हैं तीन भाग। पहला हम लोग कल पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। अगला क्या है, चीन की सभ्यता। अगला क्या है, हड़प्पा की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेद। क्या पढ़ेंगे, वेद। तो कितने प्रकार वेद होते हैं, हम लोग जानते हैं 4 वेद होते हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन हो गया, अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद
अगर वेदों में बात किया जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल और 1028 सूक्त है और 10,462 क्या ऋचाएं है। क्या है? ऋचाएं। श्लोक क्या है? श्लोक का फक्त क्या फक्त हो? श्लोक है यहाँ पर। अगला क्या है? ऋग्वेद से हम लोग जो पढ़ते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। किस मंडल से? तीसरे मंडल से। जो हम लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। अब गायत्री मंत्र किसने किया था? किसने लिखा था उसको? विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र। ठीक, आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का हमको जानकारी प्राप्त होता है। किस सूक्त से? किस चैप्टर से? पुरुष सूक्त से। किससे? पुरुष सूक्त से। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हमको 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक 10 राज युद्ध क्या था? जो 10 राज युद्ध था, यह राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। ठीक है, पड़ता है बिहार साइड में। तो 10 राज युद्ध का कहाँ पड़ता है? सुदास युद्ध जो हुआ था राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। तो राजा सुदास के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। और 10 जनों गुरु कौन थे? गुरु विश्वामित्र। तो लेकिन राजा सुदास ने इन लोगों को क्या किया? परास्त कर दिया था। जीत गए। कौन जीते थे? राजा सुदास जीते थे। आगे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। अगला, ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में गाय को ऋग्वेद में गाय को अगहन्या नाम से संबोधित किया गया है। अर्थात गाय को मारना नहीं चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय के प्रत्येक अंग में क्या होते हैं? देवता निवास करते हैं। इसीलिए गाय को क्या कहा गया है? अगहन्या कहा गया है। आगे सबसे बाद का वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे एंशिएंट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। तो वेदों में एक वेद ऐसा है यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया। कौन लिखा गया है? यजुर्वेद। यह गद्य पूछा जाता है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया? कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? इस वेद में पूजा एवं बलि के समय मंत्र का उल्लेख किया गया है। मतलब जब पूजा होता है उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है, या जब पशुओं का बलि किया जाता है तो उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें मंत्र के बारे में उल्लेख किया गया। किसमें? यजुर्वेद में। आगे यज्ञ करने की विधि का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में लोग बहुत ज़्यादा ही यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करने की विधि का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। आगे लोहे का सर्वाधिक उल्लेख पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें लोहे का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? इसमें यजुर्वेद में। ठीक, इसका अंतिम भाग, यजुर्वेद का अंतिम भाग कहलाता है उपनिषद। क्या कहता है? उपनिषद। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? सामवेद। क्या पढ़ेंगे? सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि जितने भी गाने होते हैं सब सामवेद के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक, ये सब शब्द कहाँ से लिए गए हैं? सब सामवेद से लिए गए हैं। ठीक, आगे जो सामवेद है इसको हम लोग कहते हैं ऋचाओं का संग्रह, श्लोकों का संग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? सामवेद को। और गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को खुद क्या स्वयं को सामवेद माना है। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने क्या कहा है? सामवेद कहा है। ठीक,
तो भारतीय संगीत के जनक किस वेद कहते हैं? सामवेद को। अगला क्या है? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद था यह अथर्वा ऋषि द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अथर्ववेद के नाम जानते हैं। तो अथर्ववेद में क्या है? जादू, किसी के ऊपर जादू करना हो, किसी के ऊपर टोना मारना हो और सांप बनाना हो, सांप देना हो, अपने क्या किसी को अपने वश में करना हो, वशीकरण का मंत्र। और विवाह के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक, विवाह के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, इन सभी मंत्रों को उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। क्या मिलता है? बहुत खतरनाक वेद है अथर्ववेद। तो जादू, टोना, सांप देना, वश में करना, विवाह के समय मंत्र, सबका उल्लेख कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में। आगे पूछा जाता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आर्य के बारे में, इस बारे में आर्यों के बारे में। तो जो आर्य लोग थे वह सबसे पहले भारत के पंजाब